स्वागत। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा अक्सर मौलिक अधिकारों जितनी नहीं होती, पर जो उतना ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ। भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य, या जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, अक्सर अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की बात तो आगे रहती है ना। हाँ, वो ज्यादा चर्चा में रहते हैं। सही कहा। बिल्कुल, पर कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि ये कर्तव्य आखिर हैं क्या, ये संविधान में क्यों और कैसे शामिल हुए, और एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए इनके क्या मायने हैं। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हाँ, और ये बात काफी दिलचस्प है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तब इसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र था ही नहीं। ये बाद में जोड़े गए। अच्छा, तो मतलब ये ओरिजिनल संविधान का हिस्सा नहीं थे, तो इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या कोई खास वजह थी उस समय? हाँ, वजह थी। देखिए, 1970 का जो दशक था वो देश के लिए काफी उथल-पुथल वाला रहा। इमरजेंसी भी लगी उसी दौरान। हाँ। तो उस समय ये महसूस किया गया कि नागरिक अपने अधिकारों को लेकर तो बहुत सजग हैं और उनकी मांग भी करते हैं, जो कि जरूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र और समाज के प्रति जो अपने दायित्व हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनको शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में ये विचार मजबूत हुआ कि भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी एक स्पष्ट उल्लेख संविधान में होना चाहिए। अच्छा, तो ये जरूरत महसूस हुई 70 के दशक में। तो फिर ये कब और कैसे हुआ, मतलब संविधान में कैसे शामिल किया गया? तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1976 में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब 42वां संविधान संशोधन लाया गया। ओके, 42nd अमेंडमेंट। हाँ, 42nd अमेंडमेंट। और इसी के जरिए संविधान में एक नया भाग पार्ट 4A और उसके तहत एक अनुच्छेद आर्टिकल 51A जोड़ा गया। अच्छा। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। हालांकि सरकार ने समिति की सारी सिफारिशें नहीं मानी थी, पर मुख्य आधार वही था। ठीक है, तो शुरुआत में कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 10। और आपने शुरू में कहा कि आज 11 हैं। हाँ। तो वो 11वां कब जोड़ा? हाँ, जो 11वां कर्तव्य है वो काफी बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अच्छा, 2002 में। जी। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो हाँ, कुल मिलाकर आज संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि ये कर्तव्य आए कहाँ से, मतलब इतिहास क्या है। अब इस पर आते हैं कि ये है क्या, और इससे भी जरूरी इनका मूल भाव क्या है। ये जो बात हम कह रहे थे कि अधिकार और कर्तव्य एक गाड़ी के दो पहियों जैसे हैं, इसे थोड़ा और खोलेंगे। बिल्कुल। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कोई भी समाज या राष्ट्र वो सुचारू रूप से स्मूथली तभी चल सकता है जब उसके सदस्य, उसके नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझें और निभाएं। अगर हर कोई सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात करेगा कि भाई मुझे बोलने की आज़ादी चाहिए, मुझे समानता चाहिए, मुझे कहीं भी आने जाने की आज़ादी चाहिए, जो कि मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ, वो तो है ही। लेकिन अगर कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? मतलब सोचिए, एक तरह से अराजकता फैल सकती है ना? हाँ, अव्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जैसे संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है लोकतंत्र के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 51A में हमारा कर्तव्य भी बताया गया है, जैसे कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हाँ। या हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। अब सोचिए, अगर हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करें, या समाज को तोड़ने के लिए, या स्त्रियों का अपमान करने के लिए करें, तो हम अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और अपने कर्तव्य का उल्लंघन भी कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अधिकार हमें शक्ति देते हैं, एम्पावरमेंट देते हैं। सही। और कर्तव्य हमें उस शक्ति के जिम्मेदार इस्तेमाल का रास्ता दिखाते हैं, एक संतुलन बनाते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। यानी कर्तव्य एक तरह से अधिकारों को संतुलित करते हैं और समाज को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। तो चलिए अब इन 11 कर्तव्यों के मूल तत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें एक एक करके रटने के बजाय क्या हम इन्हें कुछ मुख्य विषयों या थीम्स में बांटकर देख सकते हैं, ताकि समझना आसान हो? हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छा तरीका है इन्हें समझने का। हम इन्हें मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में, कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं।
जैसे पहली श्रेणी हम कह सकते हैं राष्ट्र, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हमारे कर्तव्य। अच्छा, इसमें कौन कौन से कर्तव्य आ जाएंगे? इसमें देखिए सबसे पहला कर्तव्य अनुच्छेद 51A का क्लॉज ए। वो कहता है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ये तो बहुत बुनियादी बात है। हाँ, ये किसी भी राष्ट्र की बुनियाद है, अपने संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान। इसी से जुड़ा है तीसरा कर्तव्य क्लॉज सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्य रखना। मतलब उसकी रक्षा भी करनी है और उसे बनाए भी रखना है। जी। और चौथा कर्तव्य क्लॉज डी, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो ये तीनों कर्तव्य सीधे तौर पर राष्ट्र और उसकी एकता अखंडता से जुड़े हैं। हाँ, ये तीनों राष्ट्र को समर्पित है। बिल्कुल, ये सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान की बात नहीं करते, बल्कि राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन का भी आह्वान करते हैं। ठीक है, ये हुई पहली थीम। और दूसरी कौन सी थीम नजर आती है? आपने स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया था, शायद उससे जुड़े आदर्श। हाँ, बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण थीम है। दूसरा कर्तव्य क्लॉज बी यही कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। हृदय में संजोए रखना और पालन करना। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ उन आदर्शों को याद करने के लिए नहीं कहता, ये कहता है उन्हें संजोए रखना और पालन करना। और ये उच्च आदर्श कौन से हैं? क्या मतलब है इनका? जैसे कि अहिंसा, सत्य, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समानता, बंधुत्व, वो तमाम मूल्य, वो वैल्यूज जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। अच्छा। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी किन नींवों पर टिकी है और उन मूल्यों को हमें आज भी अपने जीवन में, अपने समाज में जीवित रखना है। ये महज इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये कर्तव्य अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। अगली थीम शायद सामाजिक सद्भाव और व्यक्तिगत गरिमा से जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसमें पांचवा कर्तव्य क्लॉज ई बहुत अहम है। ये भारत के सभी लोगों में समरसता, हार्मोनी और समान भ्रातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करने की बात करता है। भाईचारे की भावना। हाँ, भाईचारे की भावना। और ये भावना कैसी होनी चाहिए? जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, मतलब इनसे ऊपर उठकर। ये तो भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। और इसी कर्तव्य का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार की दिशा में एक स्पष्ट निर्देश है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है ये। बिल्कुल, इसी सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ मुझे लगता है छठा कर्तव्य भी है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ये सामाजिक संस्कृति या कंपोजिट कल्चर क्या है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? हाँ, ये शब्द बहुत गहरा है। सामाजिक संस्कृति या कंपोजिट कल्चर ये भारत की उस अनोखी और समृद्ध विरासत को दर्शाती है जो हजारों सालों में बनी है। कैसे बनी है? विभिन्न धर्मों, समुदायों, भाषाओं, कलाओं, रीति रिवाजों और विचारों के आपसी मेलजोल से, उनके समन्वय से। ये हमारी अनेकता में एकता का जीता जागता प्रतीक है। अच्छा। ये वो साझा विरासत है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और अनगिनत क्षेत्रीय और जनजातीय संस्कृतियों का योगदान है। हमारी गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं। तो ये कर्तव्य हमें न केवल इस मिलीजुली संस्कृति पर गर्व करने को कहता है, बल्कि इसे समझने और भविष्य के लिए सहेज कर रखने की जिम्मेदारी भी देता है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपनी विविधता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। वाह, यानी ये हमारी साझा पहचान को बनाए रखने का आह्वान है। बहुत खूब। इसके बाद कुछ कर्तव्य ऐसे लगते हैं जो शायद व्यक्ति के अपने विकास और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। सातवां कर्तव्य क्लॉज जी आज के दौर में क्लाइमेट चेंज के इस युग में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। क्या कहता है ये? ये कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, मतलब प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव जी। और साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ये तो बहुत व्यापक है। हाँ, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा, दया रखने का भी आग्रह है।
ये एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच है जो हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व कोएग्जिस्टेंस की बात सिखाता है। सही कहा। और 8वां कर्तव्य वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। जी 8वां कर्तव्य क्लॉज H है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद, ह्यूमनिज्म और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का विकास करना। ये थोड़े भारी शब्द हैं। सरल शब्दों में हाँ, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है तर्क, जिज्ञासा और प्रमाण के आधार पर चीजों को समझना। अंधविश्वासों और रूढ़ियों से दूर रहना, क्यों और कैसे ये सवाल पूछना। ठीक है। मानववाद यानी ह्यूमनिज्म का अर्थ है मानव कल्याण, मानव गरिमा और तर्कसंगत नैतिकता को महत्व देना, धर्म या किसी और चीज से ऊपर। ओके। और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का मतलब है लगातार सीखते रहने की इच्छा रखना और बेहतरी के लिए, रिफॉर्म के लिए प्रयास करते रहना। ये तीनों मिलकर एक प्रगतिशील, एक रैशनल समाज की नींव रखते हैं। तार्किक समाज। और 9वां कर्तव्य वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूरी की बात करता है। ये भी नागरिक अनुशासन के लिए जरूरी लगता है। निश्चित रूप से 9वां कर्तव्य क्लॉज I, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। अक्सर हम देखते हैं दुर्भाग्य से कि विरोध प्रदर्शनों में या गुस्से में लोग सरकारी बसों को जला देते हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टी को। हाँ, ये होता है। ये कर्तव्य याद दिलाता है कि भाई ये संपत्ति हम सब की है, राष्ट्र की है, टैक्स पेयर के पैसे से बनी है। इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है और साथ ही किसी भी परिस्थिति में हिंसा से बचना, वायलेंस से दूर रहना, ये भी एक नागरिक कर्तव्य है। ठीक है। और आखिर में 10वां और 11वां कर्तव्य। 10वां कर्तव्य क्लॉज J, ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस हासिल करने का आह्वान है। एक्सीलेंस। हाँ, एक्सीलेंस। ये कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ताकि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। मतलब आप जो भी करें, चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों, कलाकार हों, खिलाड़ी हों, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, बेस्ट दें, ताकि व्यक्ति भी आगे बढ़े और देश भी। बिल्कुल। ताकि आप भी आगे बढ़ें और आपके योगदान से देश भी आगे बढ़े। और 11वां जो सबसे आखिरी में जोड़ा गया था। हाँ, 11वां कर्तव्य क्लॉज K, जो 2002 में 86वें संशोधन से आया। ये खास तौर पर माता पिता या संरक्षक गार्डियन के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ पेरेंट्स या गार्डियंस के लिए है? हाँ, ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। अच्छा, ये तो राइट टू एजुकेशन से जुड़ गया सीधा। एकदम। ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 21A के तहत दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन को बल देता है, उसको सपोर्ट करता है और ये बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है। तो ये 11 कर्तव्य मिलकर देखा जाए तो नागरिक जीवन के लगभग हर पहलू को छूते हैं। राष्ट्र प्रेम से लेकर सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत विकास, पर्यावरण चेतना, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा तक। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा व्यवहारिक सवाल उठता है। आपने कहा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम अदालत जा सकते हैं। क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जस्टिशिएबल है जैसे राइट्स है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह अदालतों द्वारा सीधे तौर पर प्रवर्तनीय यानी डायरेक्टली एनफोर्सेबल या जस्टिशिएबल नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नागरिक इनमें से किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो आप सीधे अदालत जाके ये नहीं कह सकते कि जी इसे सजा दी जाए क्योंकि इसने मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया या इसने राष्ट्र की सेवा नहीं की। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इनका क्या महत्व है? अगर इन पर कोई कानूनी सजा नहीं है तो फिर इन्हें संविधान में रखने का उद्देश्य क्या है? मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए है? नहीं, दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। देखिए, इनका महत्व कानूनी बाध्यता से ज्यादा नैतिक है, सामाजिक है, शैक्षिक है। हालांकि ये सीधे तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि इनका कानूनी महत्व बिल्कुल शून्य है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि संसद चाहे तो किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए, उसे लागू करवाने के लिए अलग से कानून बना सकती है और कई मामलों में ऐसा किया भी गया है। बिल्कुल। जैसे कि कोई उदाहरण? बिल्कुल। जैसे पहला कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पहले से मौजूद है।
अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो सजा हो सकती है। हाँ, ये तो कानून है। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य जी के लिए अनेकों कानून हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। जी। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को रोकने के लिए कर्तव्य ई भी कानून है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह। तो आप देखिए, कई कर्तव्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी ढांचे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनुच्छेद 51A अपने आप में कोई सजा का प्रावधान नहीं करता। समझ गई। तो मतलब इनका मुख्य उद्देश्य कानूनी डंडे की बजाय नागरिकों को प्रेरित करना है, उन्हें गाइड करना है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना, अनुशासन की भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जगाना है। ये हमें लगातार याद दिलाते हैं कि भाई, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, तो हमारे कुछ दायित्व भी हैं, सिर्फ अधिकार ही नहीं है। ये एक तरह से आदर्श नागरिक बनने के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं, एक मॉरल कंपास की तरह है। ये हमें सिखाते हैं कि राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये केवल सरकार का काम नहीं है, इसमें हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तो ये एक तरह से हमें बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, अगर हर नागरिक इन कर्तव्यों को ईमानदारी से और स्वेच्छा से अपना ले, तो सोचिए, भारत न केवल एक मजबूत लोकतंत्र बनेगा, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी कायम कर सकता है। इनकी असली शक्ति इनकी नैतिक और प्रेरणादायक प्रकृति में है, और ये शक्ति कानून से ज्यादा असरदार हो सकती है अगर इसे सही ढंग से समझा और अपनाया जाए। तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ ये निकलता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ। वो अधिकारों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का एक ढांचा प्रदान करते हैं, और एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण में हम नागरिकों की क्या भूमिका है उसे रेखांकित करते हैं। एकदम सही कहा आपने। भले ही ये कानूनी तौर पर सीधे बाध्यकारी ना हो, लेकिन एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक समाज के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनका पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारी नागरिकता के नैतिक आधार हैं। और जैसा कि कहा गया है, इनका पालन ना सिर्फ बेहतर नागरिक बनाता है, बल्कि सामूहिक रूप से भारत को एक बेहतर और आदर्श राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाता है। ये महज संविधान में लिखे कुछ वाक्य नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए हम सब के लिए जरूरी सिद्धांत है। बिल्कुल। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो समाज में इन्हें स्वेच्छा से अपनाने और प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या ये शिक्षा के माध्यम से संभव है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, या जन जागरूकता अभियानों से, या फिर रोल मॉडल्स के जरिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है मौलिक कर्तव्यों पर इस गहरी पड़ताल से, इस बातचीत से आपको इनके महत्व और बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी।